लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं तो इसके बीच का आपको फ़र्क समझा दूं। और देखिए फ़र्क ऐसा है कि दो तरीके की बात है, ग्लास, दो तरीके की बात है। ओके, तो इसमें आप ये समझिए कि जो मैं बता रहा था आपको कि रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो देखिए कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो ये समझिए कि है क्या। एक रफ कॉपी होती है आपके पास जब आप पढ़ाई करते हैं, और एक क्या होती है आपके पास फेयर कॉपी होती है। जब रफ कॉपी होती है तो उसमें आप पहले 5 पेज में इतिहास लिख लिया, फिर ज्योग्राफी भूगोल लिख लिया, फिर साइंस टेक लिख लिया, फिर पॉलिटी लिख लिया, फिर आईआर, फिर गवर्नेंस, फिर लौट के कहाँ आ गए, हो सकता है कि हिस्ट्री पे आ गए, फिर से आपने साइंस टेक। मतलब ये चीज़ जो होती है, रफ वाली जो चीज़ होती है, वो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगी। यानी कि कोई एक तरीके से चीज़ों को नहीं रखा जाता है, किसी तरीके से रखा नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए दूसरी तरफ आप ये समझिए कि जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या चीज़ होती है, चीज़ों को बड़े तरीके से रखा जाता है। मतलब एक एक चीज़ अरेंज होती है। जो सिटीजनशिप में यदि कोई बदलाव होगा तो वो सिटीजनशिप वाला जो हिस्सा है उसी के अंदर रखा जाएगा। फंडामेंटल राइट में जो बदलाव होगा वो फंडामेंटल राइट वाले हिस्से में रखा जाएगा। सॉरी नाउ, तो आशा करता हूं कि यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसी को आप समझिए, ग्लास, ओके। देखिए रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 मिनट रुकेंगे, वक्त पानी पीने का हो चला है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। देखिए तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रिटेन की। रिटेन या लिखित संविधान के अंदर चीज़ें क्या होती है, पहली चीज़ कि कोडिफाइड होती है। कोडिफाइड कहने का मतलब ये संहिताबद्ध होता है। क्या होता है बच्चों, संहिताबद्ध होता है। क्लियर? यानी कि चीज़ें क्या होगी, सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड होगी। क्लियर? चीज़ों को बड़े तरीके से रखा जाएगा। मैं जैसा मैंने बताया, जिस हिस्से में जो है वही रखा जाएगा। क्लियर? फंडामेंटल राइट के हिस्से में समझिए इस बात को। सिटीजनशिप के हिस्से में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई बदलाव करना है तो वहीं रखा जाएगा। इसके बाद जब आप अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो समझिए, जब इसमें जो बात होती है वो क्या होता है, ये अनकोडिफाइड होता है। यानी कि चीज़ें संहिताबद्ध नहीं होती है। इट इज नॉट सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड। ये सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड नहीं होता है ना। हमारा जो संविधान है वो क्या है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। ध्यान देना, हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। और ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी। इंडिया की बात की जाए और यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ अब देखिए कि जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला हिस्सा आपको समझ में आ चुका होगा कि है क्या। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता क्या है।
नाउ तो देखिए कि जो जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। क्लियर? पार्ट 1 के अंदर क्या है? यूनियन एंड स्टेट, समझिए, संघ एवं राज्य के बारे में बात की गई। इसमें जब आप आते हैं तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, तीसरा फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार, और चौथा DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? अब इन पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स नहीं हैं, ध्यान देना, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। क्लियर? अब देखो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यूनियन और स्टेट में यदि बदलाव करना होगा तो आप पार्ट 1 के अंदर जाके करेंगे, पार्ट 2 के यदि सिटीजनशिप में करना होगा तो पार्ट 2 में जाओगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन करना है तो पार्ट 3 में जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में करना है तो पार्ट 4 में जाएंगे। बात समझ आ गई? अब देखिए इसके अंदर सब पार्ट्स नहीं है, समझना कि सबसे पहले क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। थोड़ी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके अंदर क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, नहीं, पार्ट्स होते हैं। क्लियर? पार्ट्स के अंदर क्या होगा बच्चों? चैप्टर। क्लियर? चैप्टर, समझ आई बात? और चैप्टर के अंदर क्या होता है? फिर से आपको आर्टिकल होता, नहीं, आर्टिकल के अंदर क्लॉज और फिर सब क्लॉज। क्लियर? इस ढंग से बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले पार्ट्स, फिर चैप्टर, फिर आर्टिकल, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चीज़ों को आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मैं चर्चा कर लूँ पार्ट 5 की, किसकी? पार्ट 5 की। देखिए पार्ट 5 ये किसके बारे में है? यूनियन के बारे में, यानी कि केंद्र के बारे में। इज इट ओके? अब देखिए इसके अंदर चैप्टर यदि लो आप तो है क्या? चैप्टर 1 के अंदर यदि देखिए क्या है, चैप्टर 1 के अंदर द एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया। किसके बारे में? द एग्जीक्यूटिव के बारे में। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? आर्टिकल 52 से 78 तक। क्लियर? यहां लिख दे रहा हूं मैं, अंडर आर्टिकल 52 टू 78, मतलब अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। इसी के अंदर चैप्टर 2 आ जाओगे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? हमारा पार्ट है 5वां, 5वें के अंदर अलग अलग चैप्टर हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है? पार्लियामेंट, यानी कि विधायिका। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अंडर आर्टिकल ये 78 तक पूरा हो चुका, 79 से लेके 122 तक। कहां तक? 122 तक। समझिए बात को। फिर तीसरा हिस्सा क्या है हमारा कि पार्ट 3 और इस चैप्टर 3 के अंदर देखिए तो लेजिस्लेटिव पावर दी गई है किसकी? प्रेसिडेंट की। क्लियर? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं। और किस लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है? तो इसमें जो दिया गया है वो आपका अंडर आर्टिकल 123, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, जब लोकसभा और राज्यसभा का क्या नहीं चल रहा हो, सेशन नहीं चल रहा हो, तो उस समय यदि तत्काल आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। ये अलग बात है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके कि मुखिया या हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी लिखित अनुशंसा पे, यानी कि रिटन रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। अब देखिए इसके अंदर और 2 चैप्टर हैं,
यानी कि पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 5 है, क्लियर। तो चैप्टर 4 के अंदर जुडिशरी दी गई है। क्या दी गई है? जुडिशियरी दी गई है। और जुडिशरी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? यूनियन लेवल पे जुडिशरी, यानी कि बात किसकी की जा रही है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जा रही है। तो देखिए ये अंडर आर्टिकल 124 से 147 तक है, 124 से 147 तक है, क्लियर। और जब लास्ट में देखेंगे तो चैप्टर 5, और चैप्टर 5 की यदि बात की जाए तो इसमें कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 से लेके 151 तक, क्लियर। यानी कि अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक ये क्या है? यूनियन है। तो जब जुडिशरी के अंदर बदलाव करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? संविधान के पार्ट 5 में जाना पड़ेगा, चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच में आप क्या करेंगे? फर्क करेंगे, यानी कि उसमें बदलाव करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बताएं, क्लियर। तो इसको लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब देखिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो मुख्य जो फर्क है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम होता। अच्छा, सुप्रीम कहने का ये मतलब है कि एवरीथिंग हैज टू फंक्शन विद इन इट, मतलब संविधान के हिसाब से हर चीज को चलना पड़ेगा। किसी भी पद पे आसीन व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई फंडामेंटल राइट की बात कर ली जाए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात कर ली जाए, तो देखिए जब आप यूएसए में जाते हैं तो वहां पर जुडिशरी को सुप्रीम माना गया है, क्लियर। किसको माना गया है? सुप्रीम। जुडिशरी को सुप्रीम माना गया है। जब आप यूके में जाओगे तो सबसे सुप्रीम कौन है? तो वहां की संसद है। लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे तो आप ये समझिए कि डीडी बासु की एक किताब है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड ट्रांसकेंडल पोजीशन टू एनी इंस्टीट्यूशन और एनी पोस्ट बट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब संविधान की यदि बात की जाए तो कोई भी निकाय हो, कोई भी पद हो, कोई भी संस्था हो, इसको सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया, बल्कि भारत के संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया, क्लियर। तो ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का या लिखित संविधान का एक क्या है? हिस्सा है, एक फीचर कह सकते हैं। दूसरी तरफ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अब आप कहोगे कि पार्लियामेंट सुप्रीम कहने का ये मतलब है, ये समझिए, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कहने का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो क्या करती है कि वो उसको बनाया कैसे जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। यानी कि आप ये जानिए कि जो संविधान सभा जो है जो इसी पर्पस के लिए गठित की जाती है कि भैया आप संविधान को बनाएं, निर्माण करें और उसके बाद वो खत्म हो जाता। मतलब यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो इट इज़ ए वन टाइम अफेयर, एक बार बना, संविधान बनाया और उसके बाद वो विघटित हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ होता वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाता। बाद में सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या की जा सकती है? बदलाव की जा सकती है यदि ये लिखित संविधान है तो, क्लियर। लेकिन अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो पार्लियामेंट क्या होता है? सुप्रीम होता है। कौन सुप्रीम होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट के बीच में फर्क समझ लीजिए कि पार्लियामेंट जैसे भारत के अंदर देखो कि हर एक 5 साल के बाद गठित की जाती है और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वो विघटित हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जाता है। बात को समझिए। तो यहाँ पर पार्लियामेंट इज नॉट ए वन टाइम अफेयर,
क्लियर। ये क्या होगा, जैसे भारत में लोकसभा की बात की जाए हर एक 5 साल पे गठित की जाएगी और ये विघटित भी होगा। अब अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या, ये समझिए। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता ना, पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता वह स्वतः क्या हो जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाता। यानी कि वहां के संसद ने कोई अधिनियम बनाया तो वो सीधे तौर से किसका, संविधान का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन भारत में अब जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो संविधान का हिस्सा नहीं होता, वो अलग तरह से कानून है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट की बात कर ली जाए, SC/ST एक्ट 1989 की बात कर ली जाए, बात को समझिए, ट्रिपल तलाक एक्ट की बात कर ली जाए, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। क्लियर। लेकिन जब आप यूके में जाएंगे तो पार्लियामेंट चूंकि वहां की सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वह स्वतः क्या हो जाता, संविधान का हिस्सा हो जाता। यह अलिखित संविधान का क्या है, सैलिएंट फीचर है, एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि लक्षण है। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो बनाया जाएगा वो संविधान का हिस्सा होगा। संसद के द्वारा बनाया गया वो जो कानून होता है वो संविधान का हिस्सा नहीं होता है। जैसे आप देखिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली जाए तो इंडिया में है और USA में है। क्लियर। दूसरी तरफ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो यूके में, न्यूजीलैंड में, इन सब जगहों पे। तो आज आपने विस्तार से समझा कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। क्लियर। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि अब तक का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन सा हो चुका है, कौन कौन से बदलाव किए जा चुके हैं। खास करके 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करूंगा जो GST की बात है। इसके बाद मैं अगला जो हिस्सा होगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर अब एक चीज़ 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस पे चर्चा होगी। और 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यदि बात की जाए तो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, किसको दिया गया है, तो अगड़ी जाति के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान आपने समझ लिया। फिर समझेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नहीं कि कठोर संविधान क्या है और लचीला संविधान क्या है, और भारत कैसे कठोर और लचीले संविधान का सम्मिश्रण है। इट्स ए एड मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो के अंदर चर्चा का विषय होगा। और फिर अंत में हम समझेंगे कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्लियर, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, इंतज़ार कीजिए। और इसमें जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप ज़रूर से जॉट डाउन लिख लेना और इसकी रिवीजन आप ज़रूर से कीजिए। ओके, धन्यवाद आपका।